अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशंस में अमेरिका से ताल्लुकात हमेशा से ही बहुत अहम रहे हैं। पीटीआई के दौर में इन ताल्लुकात में कुछ तलखी देखी गई थी जब साइफर और अमरीकी साजिश के इल्ज़ामात लगाए गए थे बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से। मगर अब इन हालात में कुछ बेहतरी उस वक्त नज़र आई जब अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान के न्यूली अपॉइंटेड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को एक ख़त लिखा और मुख्तलिफ उमूर पर म्यूचुअल कोऑपरेशन की बात उन्होंने की है, जिसमें हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, इकनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स और माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क शामिल हैं। तो इस खत से क्या हम ये अखज़ कर सकते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान जो गलत फहमियाँ थीं वो दूर हो गई हैं? यही सवाल अपने तजियाकारों के सामने रखेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार नजमुल साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, हम इंसानों की बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं। इस खत की बॉडी लैंग्वेज आपको कैसी लग रही है और क्या इस म्यूचुअल कोऑपरेशन की ऑफ़र के बाद पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो कुछ मामलात पर बारगेन कर सके, जैसे कि भारत के साथ ताल्लुकात हैं या फिर ईरान की गैस पाइपलाइन का मामला है? देखिए रामीन, पहले तो इस ख़त का देख लेते हैं कि ये एक अनसाइंड ख़त है। इस ख़त में दस्तखत नहीं मौजूद जो बाइडन साहब के। दूसरी बात ये कि जब सदर अमेरिका लिखते हैं ख़त, किसी को अपने दस्तखत करते हैं और साथ में वो जो लेटर हेड होता है वो आपका वाइट हाउस का होता है, जबकि इस लेटर में, इस ख़त में जो है वो स्टेट डिपार्टमेंट का है। ठीक है। तो अगर हम ये तसव्वुर कर लें कि ये ख़त जो है वो जो बाइडन साहब ने ही लिखा है तो सूरत हाल मुख्तलिफ है। इसकी ऑथेंटिसिटी अगर आप चेक करने लगेंगे तो वो सूरत हाल मुख्तलिफ है। लेकिन हम चूँकि बहुत ज़्यादा बहसीत कौम की हम ऑप्टिमिस्टिक हैं तो हम ये मान लेते हैं कि ये ख़त जो बाइडन ने लिखा है और इसमें जो कुछ भी लिखा है वो उसी तरह से मिनोअन जो है होगा भी। नहीं, लेकिन इसकी बॉडी लैंग्वेज आपने पूछी है, बॉडी लैंग्वेज तो अच्छी। अगर इसकी क्रेडिबिलिटी का कोई मसला होता है, इस पर डिस्कशन हो चुकी है, तो आपको नहीं लगता कि स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से कोई मौक़िफ़ आ चुका होता अब तक, या अभी भी हम डाउट करें क्रेडिबिलिटी को? कभी कभी ऐसे होता है रामीन कि हम इस तरह के काम करते हैं कि अगर ये बैकफायर कर गया तो हम कहेंगे कि जी ये तो हमें, यानी फ़र्ज़ करें अमेरिका के अंदर से ही बात आती है कि एक तरफ तो आप ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ ख़त लिख रहे हैं, तो वो कहेंगे जी ये तो साइंड ही नहीं था, हमने तो लिखा ही नहीं। फिर दूसरी बात ये है कि यहाँ से अगर ये फ़र्ज़ करें यहाँ से है कि जी आपको याद होगा कि हम लोग तो जब खान साहब आए तो हम लोग तो हर वक्त टेलीफोन की तरफ कान लगाए हुए थे, उधर से फ़ोन आएगा, उधर से फ़ोन आएगा, और फिर उसके बाद हमने इल्तिजा की कि जी फ़ोन करें, फ़ोन नहीं आया, तो ये तो सीधा सीधा सा ख़त ही आ गया। ठीक है। अब इस ख़त की जो सिफारती यानी अगर आप तौर पे देखेंगे तो इसमें कोई नई बात नहीं लिखी हुई। जहाँ तक इसका ये ताल्लुक है कि जी ये ख़त आने के बाद हालात बड़े अच्छे हो गए हैं, मैं बिल्कुल नहीं मानता इसको। अच्छा। वो सारी गलतफहमियाँ अभी भी मौजूद हैं, वो और पाकिस्तान की तरफ से वो सारी खुशफहमियाँ अभी भी मौजूद हैं। क्विकली अगर हम जायज़ा लें तो वो ये है कि वो जो 20 साल गुजरे थे यानी नेटो के और अमेरिका के अफगानिस्तान में ना, और वो डू मोर की पॉलिसी थी, जब ये निकलते हैं तो वो सिचुएशन अभी तक मौजूद है, क्योंकि जब कोई डॉलर देता है तो फिर वो अपनी मर्जी के काम भी करवाता है। फिर हमने देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो यूक्रेन में उस दिन मौजूद हैं जिस दिन के रूस में उस दिन मौजूद हैं जिस दिन मॉस्को जो है वो इन्वेड करता है यूक्रेन को, और वो खुला के सामने आता है, और अमेरिका को ये बात बहुत बुरी लगती है। अब ये कि हमें देखना क्या है इस वक्त, हमारे आर्मी चीफ का जो आखिरी विजिट हुआ ना, ये यानी कुछ हफ्तों पहले हुआ, उसमें सिक्योरिटी के अलावा भी कुछ बातें हुई। हमारा मकसद ये है कि हम इकनॉमिक ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, हम ट्रेड में बढ़ावा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे इन सारे सेक्टर जो आपने गिनवाए हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, क्लाइमेट चेंज है, वगैरह वगैरह, इनमें तो चाहते ही हैं, लेकिन हम हार्ड कोर ट्रेड शुरू करना चाहते हैं और अमेरिका से चाहते हैं कि वो, और साथ ही हम चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आपने IPEI, ये जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है, इस तरह के हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं उस पर हमें वेवर दे दिया जाए, हमें सांस लेने दिया जाए। अभी तक ये सिचुएशन चल रही है। फिर ये कि चूँकि हम चाइना के दोस्त हैं, CPEC हम शुरू कर चुके हैं, और चाइना के साथ हम जब दोस्ती की बात करते हैं तो उसमें बाकी चीज़ों के अलावा एक चीज़ और बड़ी ज़रूरी है कि चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी के तमाम कॉन्टूर्स हैं उनको हम मिनोअन तस्लीम करते हैं। मिसाल के तौर पे ताइवान पे हमारा जो उसूली मौक़िफ़ है वो ले लीजिए, दो चाइना की पॉलिसी पे ले लीजिए, तो ये चीज़ खटकती है।
अब आप इसको किस तरह से बैलेंस करेंगे, जबकि बहुत सारी गलतफहमियां जो हैं वो यानी वहाँ पे पैदा हो चुकी हैं। एक दो खुशफहमियां अगर हम अपनी दूर कर लें ना, तो वो बड़ा ज़रूरी हो जाएगा, वो अच्छा लगेगा कि आपके ताल्लुकात बढ़ेंगे। पहली खुशफहमी ये कि अमेरिका और हम एक ही स्टेज पे बैठ के, एक ही टेबल पे बैठ के आपस में बात कर सकते हैं। याद रखिएगा, वो सुपर पावर है, मिलिट्री पावर भी है और इकोनॉमिक पावर भी है। दूसरी खुशफहमी ये कि जब अमेरिका हमें ये कहता है कि जी पाकिस्तान एक मेजर नॉन नेटो अलाय है, तो उसका मतलब हम क्या लेते हैं कि जी अमेरिका हमारा दोस्त है। उसका मतलब वहाँ पे ये है कि आप नेटो की बात हो रही है, आप जो हम चाहेंगे वो करेंगे तब दोस्ती होगी। तो ये खुशफहमी दूर करनी है। अब क्या है, अब ये है कि आपने पिछली गलतियों को नहीं दोहराना, नई गलतियां नहीं करनी और ग्राउंड रियलिटीज देख के अपनी हैसियत इंटरनेशनल कम्युनिटी में देख के बातचीत शुरू करनी है। उस ज़िमन में ये खत जो आया है, ये मेरे ख्याल में अच्छी इब्तिदा है। बिल्कुल ठीक है। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है, क्या वाकई गलत फहमियाँ दूर हो गई हैं या फिर पाक ईरान गैस पाइपलाइन एक बोन ऑफ कंटेंशन बन सकता है? कह रहे हैं कि जी हमें बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं, बिल्कुल हम हिमायत नहीं करते और सैंक्शंस की भी उन्होंने एक वार्निंग दी है सटल तरीके से, मगर आसिफ अली जरदारी साहब और वज़ीर पेट्रोलियम हमारे वो इसकी मुकम्मल हिमायत कर रहे हैं और ज़ोर दे रहे हैं कि जी बहुत ज़रूरी है हमारी मईशत के लिए। तो आपको लगता है ये तनाज़ा खड़ा होगा आगे जाके? देखिए, हमें ना थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत है सारी सिचुएशन को जी। हम जब अमेरिका को कहते थे कि हमें अफ़गानिस्तान की प्रिज्म से ना देखें, सिक्योरिटी प्रिज्म से ना देखें, तो अब हमें भी ये चाहिए कि हम चाइना या ईरान की प्रिज्म से और रिलेशनशिप की प्रिज्म से अमेरिका को ना देखें। मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ बहुत सीरियस लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है पिछले कोई 14-15 साल से। अमेरिका के जो उसने गोल पोस्ट चेंज की है, हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं उसको। अच्छा। या समझना नहीं चाह रहे परहैप्स, क्योंकि जो अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हुए हैं वो 2005, 6, 7 में शुरू हुए हैं। ठीक है। जिस वक्त वो हमें कहते थे डबल गेम हो रही है हमारे साथ, आप डू मोर का मुतालबा करते थे, हमें प्रेशराइज करते थे। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो अचानक जंगों से और सारी चीज़ों से हट के वो आइन कानून और सारा ये क्यों शुरू कर दिया। अभी भी उनका कोई सिक्योरिटी जो है, अपने उन्होंने जो ख़त में भी लिखा है, वो अपनी सिक्योरिटी, अपने बंदों की सिक्योरिटी और रीजन के लोगों की सिक्योरिटी की बात की है, जिसमें टेररिज्म को बिटवीन द लाइन्स उन्होंने मेंशन किया है कि आपकी जिम्मेदारी है हमारे लोगों की और पाकिस्तान के लोगों की और रीजन के लोगों की, आप लाइफ का उसका इंश्योर करें। दूसरी बात उसमें यह है कि उसमें मुंतखब वज़ीर आज़म है, नया इलेक्शन हुआ है, कोई मुबारकबाद नहीं दी गई, कंग्रेचुलेशंस का लफ्ज़ पूरे ख़त में कहीं नहीं है। अच्छा। और ना कोई इलेक्शन के हवाले से बात है, क्योंकि इंटरनल प्रेशर है वहाँ पे कि जी इलेक्शन ठीक नहीं हुए, आप इस गवर्नमेंट को रिकगनाइज़ ना करें। तो वो मैं ये नहीं कहता रिकगनाइज़ नहीं कर रहे, लेकिन रिकगनाइज़ एक्सप्रेसली करने से वो गुरेज किया है इस खत में उन्होंने। अच्छा, अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो 10-15 साल की बात कर रहा हूँ कि अब वो जंगे नहीं, वो माशी तजारती जो मामलात है अपने, उसकी बढ़ोतरी चाहते हैं। अब जोग्राफियाई जो मूवमेंट है उनकी, उसमें कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करते। वो चाहते हैं अगर आप चाइना के साथ मसला क्या है, अगर आपको कहते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर आप बना रहे हैं, तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी आपको बनाना होगा, उसके बगैर हम नॉर्थ साउथ भी नहीं चलने देंगे। तो ये चीज़ें जो अंडरस्टैंड करने वाली हैं वो हमें करने में, हम कहते हैं जी रीसेट कर रहे हैं अमेरिका के साथ ताल्लुकात, तो रीसेटिंग तो हम बड़े 10-15 साल से लगे हुए हैं, रीसेटिंग तो नहीं हो रही। जो अंडरस्टैंडिंग हमें पैदा करने की ज़रूरत है वो यही है कि हमें भी एक ज़रूरत है अपनी इकॉनमी को बेहतर करने की। हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, खित्ते में जो कॉरिडोर्स का ये सिलसिला है, जहाँ से भी बनना है या होना है या तिजारत बढ़नी है करनी है, पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें स्ट्रेटजिक लोकेशन के हवाले से। अगर हम नहीं करेंगे तो हमें अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टरनेट रूट वो इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, अफगानिस्तान के अंदर से भी किए जा रहे हैं और बाकी सेंट्रल एशियन स्टेट्स की ईरान के ज़रिए जो है ना दूसरी दुनिया तक रसाई वो मुमकिन बनाई जा रही है। तो हम आइसोलेट होते चले जाएंगे। ये जितनी जल्दी हम अंडरस्टैंड कर लें, मेरा ख्याल है 15-20 साल काफ़ी होते हैं चीज़ों को समझने के लिए, देखने के लिए, उस पहलू से मेरा ख्याल है हमने अभी तक नहीं देखा। साकिब, आपको क्या लगता है क्या ये उतना ही पॉजिटिव ख़त है जितना नज़र आ रहा है दिखने में, या फिर बिटवीन द लाइंस इसमें कहीं ना कहीं कुछ इशारे भी हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं 10 साल से इस मुल्क में हूं, 10 साल से मैं इस मुल्क में रहा हूं। 10 साल से मैं इस मुल्क में रहा हूं, तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि 10 साल से जो हमारे ताल्लुकात हैं, जो हमारी रिलेशनशिप है, वो
नहीं, एक तो जिस तरह राव साहब कह रहे हैं, ये जो सफारती कोशिशों की वजह से एक मतलब ख़त की सिचुएशन जो है वो सामने आई है। और इस ख़त में ख़त से पहले अगर अमेरिका का अगर आपने मूड देखना है तो डोनाल्ड डू ने जो ब्रीफिंग दी थी, उस ब्रीफिंग में सिर्फ साइफर के हवाले से नहीं बल्कि जो इस रीजन के हवाले से बहुत सारी बातें की गई थी। चीन के हवाले से बात की गई थी और पाक ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से जो अमरीकी जो खारजा अमूर दफ्तर खारजा के तर्जुमान है उन्होंने भी बात की है। और वो जो वेवर देने की बात है वो सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान के जो सदर ममलिकत हैं, जो वज़ीर पेट्रोलियम हैं, ये बात कर रहे हैं कि हमने जो पाक ईरान गैस पाइपलाइन जो है वो पाकिस्तान की मईशत के लिए ज़रूरी है, बल्कि वो हम पे बाइंडिंग भी है। अभी इस साल के एंड तक जो है वो जुर्माना भी हमें जो है वो भरना पड़ सकता है। वो एक अलग से एक तलवार जो है वो हम पे लटक रही है। और दूसरी तरफ जो है वो अमेरिका है। जो ख़त आया है, इस ख़त से मेरा नहीं ख्याल कि बहुत बड़ा कोई उसमें कोई ऐसा जेस्चर जो है अमेरिका की जानिब से दिया गया है, क्योंकि पाक अमेरिका ताल्लुकात में अमेरिका हमेशा मफादात को देखता रहा है। जब तक कि जो अफ़गानिस्तान का जो फैक्टर था उस वक़्त मेरा ख्याल में काफ़ी एक्टिव था अमेरिका जो है पाकिस्तान से ताल्लुकात के मामले में भी। फिर जो डबल गेम का जो एक पाकिस्तान की तरफ से उस निगाह से भी वो देखते हैं, जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल रहा था तो उस वक़्त की जो हुकूमत थी पीटीआई की हुकूमत, और जो ख़ास तौर पर उस वक़्त के जो वज़ीर आज़म थे उन्होंने जो जेस्चर दिया, जिस तरह की गुफ्तगू थी, तो वो भी मेरा ख्याल में उनको किसी न किसी तरह पसंद भी नहीं आई। और फिर ख़ास तौर पर अगर आप देखें तो 2-3 साल जो है वो जो वज़ीर आज़म है उस वक़्त हमारे, ये भी एक अजीब सी सूरत हाल है कि वो इंतज़ार ही करते रहे कि फ़ोन कॉल आएगी। और फिर पीडीएम की हुकूमत में भी यही इंतज़ार ही जारी रहा। जो उनके ताल्लुकात जो राब्ते थे वो राब्ते तो थे, लेकिन बाइडन जो बाइडन जो है जब से सदर बने हैं तब से कॉल वाला जो मामला है कि डायरेक्ट कॉल करके जो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म हैं उनसे को बात करें और हमारे ताल्लुकात जो है वो आगे की तरफ बढ़ें, ऐसा जो है वो कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। बहरहाल पाकिस्तान ये समझता है कि FATF था या फिर उसके बाद जो IMF के साथ जो प्रोग्राम की बहाली थी, अगरचे वो उसमें देर हुई लेकिन फिर भी अमेरिका ने कहीं ना कहीं जो है वो तावन किया। और जो सैलाब आया था पिछले अरसे में पाकिस्तान में, जो जिनेवा कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी जो अमेरिका है उसने तावन किया। और पाकिस्तान बहरहाल ये चाह रहा है, ये मौजूदा हुकूमत जो है उसकी कोशिश है कि वो पाक अमेरिका ताल्लुकात जो है वो अपनी उसी तरह एक्टिव हो जाएं, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आता क्योंकि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को चीन के तनाजुर में भी खुसूसी तौर पर अमेरिका देखता है। और जो चीन का असर व रसूख है वो चाहता है कि यहाँ कम से कम हो और जो ताल्लुकात फिर जो है वो पाक अमेरिका ताल्लुकात आगे बढ़ें। लेकिन पाक चीन जो दोस्ती है या ताल्लुकात हैं वो भी उस नहज पे हैं। CPEC की कल हमने बात की थी, CPEC के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं और पाकिस्तान की मईशत जो है वो इन ताल्लुकात के साथ जुड़ी हुई है और उनको वो भी कम नहीं हो सकते। तो ऐसे लगता है कि जो पाक अमेरिका ताल्लुकात हैं जिस लहज से चल रहे हैं ये इसी तरह ही जो है वो आगे बढ़ते रहेंगे। पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर है चैलेंजिंग भी है, बट ज़रूरी भी है कि इन दोनों पावर्स या इन दोनों ब्लॉक्स के दरमियान एक मेंटेन करें, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान एक गलती कर चुका है अमेरिका के ब्लॉक को शामिल करके, मगर उसके नताइज कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे निकले नहीं, बल्कि हम एक शिकंजे में फंसते ही चले गए हैं। नाज़रीन, 2 अप्रैल को सेनेट में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो कुल 48 खाली नशस्तों में से 18 पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, जबकि बाकी 30 नशस्तों पर इंतखाब 2 अप्रैल को होने जा रहा है। इसमें एक तनाज़ा ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो 11 नशस्तें हैं जिन पर सेनेट इलेक्शन ख़तरात से दो चार हैं, सूबाई हुकूमत ने अब तक मखसूस नशस्तों पर जो अरकान मुंतखब किए थे KP में, उनसे हल्फ नहीं लिया गया है और वो इस बात पर भी बज़द नज़र आ रहे हैं कि अभी हल्फ हम नहीं लेंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन पहले ही ये तंबीह कर चुका है कि अगर अरकान को हल्फ ना दिलवाया गया तो कमीशन KP की हद तक सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने पर मजबूर होगा, जिसके बाद सूबाई हुकूमत इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का भी फैसला कर चुकी है। राव खालिद साहब, सेनेट इलेक्शंस के हवाले से एक ओवरऑल आपका ओवरव्यू, बिला मुकाबला कुछ लोग मुंतखब भी हुए इसके हवाले से भी, और अब जो KP में एक मसला चल रहा है, आपको लगता है कि मसला हल हो जाएगा सेनेट इलेक्शन से पहले? मेरा ख्याल है जिस किस्म की हमने अब तक देखी है इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन की बालादस्ती, तो उसमें ये मसला अगर तो इलेक्शन कमीशन की मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें होती हैं तो हल होगा, वरना ये शदीद
गंभीर सूरत इख्तियार कर जाएगा और फिर ये अदालतों में और इधर उधर जो भी जैसे भी है वो फिर पहले जैसे मसाइल चल रहे हैं उसी तरह से चलेंगे। तो ये कोई आसान काम नहीं होगा मेरा ख्याल है। या अच्छा। तो इलेक्शन कमीशन तो मानने नहीं लगा, केपी गवर्नमेंट भी लग रहा है कि वो भी हरदर्मी पे उतरी हुई है, उन्होंने भी कहा कि नहीं हम भी नहीं करेंगे। तो बहरहाल देखते हैं क्या ये ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन ओवरऑल जो चीज़ है, एक चीज़ जो हमने इंतखाबात में देखी 8 फरवरी के जी। और एक सेनेट के इलेक्शन में, जो वो पैसे का होता था इस्तेमाल हर तरफ इलेक्शन कैंपेन में भी और जनरल इलेक्शन हो, और सेनेट में ख़ास तौर पे बोरियां खुल जाती थी करोड़ों के और बड़ी बड़ी वीडियोस आई। आपको पता है स्कैंडल्स बड़े बड़े आए, किस तरह से सेनेट के वोट खरीदे जाते थे, सारा कुछ किया जाता था। तो वो कम अज़ कम ये एलिमेंट हमारी जो पॉलिटिक्स में है फ़िलहाल वो गायब होता नज़र आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि इस किस्म की मैनिपुलेशन की बजाय आप एक प्रॉपर तरीका जो होता है, लोग अपने सलाहियत की बुनियाद पे, अपनी पॉपुलैरिटी की बुनियाद पे या अपनी नॉमिनेशन की बुनियाद पे सेनेट में जैसे होता है और पार्टी की सपोर्ट के हवाले से वो करे। हमने देखा चौधरी सरवर कैंडिडेट किसी और के थे पिछले सेनेट के इलेक्शन में और वो मुंतखब हो गए थे, हालांकि अक्सरियत किसी और जमात की थी। तो वो इस किस्म की चीज़ें हम ये सरप्राइजेज़ हम देखते रहते हैं। ठीक। लेकिन ओवरऑल जो सेनेट की हम कंपोजिशन जब देखते हैं उसके ऊपर मुझे बड़ी कुछ अर्से से मैं इस पर गौर करूँ, काफ़ी सीरियस रिजर्वेशंस हैं कि ये एक अपर हाउस है, एक जिसके बारे में किसी वक्त तो ये क्लब ऑफ ओल्ड मैन होता था, बड़े सीनियर लोग होते थे, एक्सपीरियंस लोग होते थे और वो उनकी इनपुट ली जाती थी मुख्तलिफ मामलात में सारा। अब ये उस तरह से नहीं रहा, अब ये हो गया एक अपीजमेंट क्लब कह ले कि जो इलेक्शन नहीं जीता उसको इधर अकोमोडेट कर लो, जिसको टिकट नहीं दी उधर इधर टिकट दे दो उसको। तो इस तरह करके अब यंगर जनरेशन भी काफ़ी इसमें आ रही है, तो उस तरह से करके इसको बनाया गया। दूसरा इसका रोल ओवरऑल जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो है, अपर हाउस तो है, ये फेडरेशन की रिप्रेजेंटेशन भी करता है, लेकिन बिल्कुल एक वो जिसको होम्योपैथिक टाइप कहते हैं ना, बेबस किस्म का, ना को उसका कोई इख्तियार है कि वो फेडरेशन के फ़ायदे में कोई किरदार अदा कर सके। हैसियत और ताकत इसकी बहुत ही ऐसी नहीं है कि वो कोई बड़ा रोल प्ले कर सके। या तो उसकी अक्सरियत अगर हुकूमत या उसके एलाइज़ किया तो वो हुकूमत का ही हर चीज़ में उसने साथ देना है, तो अगर अपोजिशन किया तो उन्होंने हर बात में मुखालफत ही करनी है। इस किस्म की चीज़ें चलती रहती हैं। तो मेरा ख्याल है इसको या तो बेहतर तरीके से इसकी यूटिलाइजेशन का हम करें, बजट के पास करने के हवाले से कोई रोल नहीं था, फिर कहा गया अच्छा जी बजट रखा जाएगा सेनेट के सामने भी, लेकिन वो प्रोसेस जो कौमी असम्बली के होता है बजट पास करने का वो नहीं होगा, सिर्फ वो कुछ तजावीज़ वगैरह वो दे सकते हैं, बाकी कोई उनका सीरियस उसमें रोल नहीं है। दूसरा, आप आगे जब ये इलेक्शन हो जाएंगे फिर अगला सीन जो होगा वो चेयरमैन के इलेक्शन का होगा, तो उसमें हमें बड़ा मेरा ख्याल इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी, क्योंकि यूसुफ गिलानी साहब कैंडिडेट हैं, वो कौमी असम्बली छोड़ के सेनेट पे चले गए हैं बतौर सेनेटर, तो ज़ाहिर है उनको चेयरमैन के बारे में कहा जाए, वो चेयरमैन बनेंगे। पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई है जो इन्होंने आपस में बैठ के तकसीम की है उहदों की, एलाइज़ ने, पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग नून ने, तो उसमें इनके हिस्से में, पीपल्स पार्टी के हिस्से में चेयरमैन सेनेट की नशिस्त आई है। तो वह किस तरह से होता है सुना जा रहा है। काकड़ साहब भी बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं, जैसे मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला के थे। तो अब देखते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें आगे चलती हैं और उस इलेक्शन में किस किस्म की सूरत हाल होती है। क्या यही तरीका चलेगा इलेक्शन का जो नॉर्मल प्रोसेस में बता रहा था, कोई मार धाड़ नहीं हुई, कोई पैसे वैसे नहीं चले उस तरह से, तो सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में भी क्या नॉर्मल प्रोसेस होगा और बड़े पुरअमन तरीके से और अच्छे तरीके से ये तय पा जाएगा, वो मैं देखना चाहूँगा। नजमुल साकिब साहब, इसी को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगी यहीं से कि जिस तरह से स्ट्रक्चर बनाया गया सेनेट का और जिस तरह से वो फंक्शन कर रही है, जैसे कि राव खालिद साहब ने कहा कि ये एक बेबसी की तस्वीर हमें नज़र आती है, वॉज इट मेंट टू बिहेव लाइक दैट, या फिर मामला किसी और तरह से शेप हुए थे मगर वो बन अब कुछ और गए हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस? देखिए, सेनेट का अपना एक रोल है। कोई भी बिल जो है, जो इम्पोर्टेंट बिल होते हैं, पहले नेशनल असेंबली में जाता है, फिर सेनेट उसको उस पर डिस्कशन करता है, अप्रूव होता है। हमारे यहाँ की सेनेट पिछले अगर आप देखें ना कुछ 4-5 हुकूमतों की,
तो उसमें सेनेट का नाम आता है तो उसमें होता है छोड़ो यार ये सेनेट की बात है, इसका तो मसला ही कोई नहीं। ठीक। और अगर उनके काम की बात है कि उन्होंने काम क्या किया, तो मुझे याद पड़ता है हमने इसी प्रोग्राम में कई दफ़ा इसका जिक्र किया इलेक्शन के दिनों में, जब हमें पता लगता था, जब इलेक्शन की 8 फरवरी डेट नहीं तय हुई थी, तो सेनेट का काम ही सिर्फ ये था कि एक रेजोल्यूशन आ गया जी, उस रेजोल्यूशन में ये है कि जी इलेक्शन ताखीर से होना चाहिए, सर्दियां बड़ी आ गई हैं, दहशतगर्दी बड़ी आ गई है। तो उनका जो असल काम है, जो आपने सवाल किया है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। और उसमें अब जबकि रज़ा रब्बानी साहब भी नहीं होंगे उसमें, तो मैं सोच रहा हूँ कि टीवी पे बैठ के तो मौला बख्श चांडियो साहब मीठी मीठी बातें कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो उनको तो टिकट नहीं मिली। रज़ा रब्बानी साहब नहीं है तो वो जो मजबूत एक आवाज़ थी, जो मुश्किल बात पे मुश्किल तरीके से आसान सवालों को करते थे, वो कौन करेगा। देखिए कल जो है वो इस्लामाबाद में एक मेला लगने वाला है, और मुझे ये इतला मिली है कि आपके जो PML के कायद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बनफ़े नफीस मौजूद होंगे, और उसमें जो फैसले होने हैं, ये कहना कि जी अब पैसे वैसे नहीं लग रहे, लेकिन बाकी इन्फ्लुएंस जो है वो अपनी अपनी जगह पे है, वरना लाहौर से इधर आने की ज़रूरत क्या पेश आ गई आपको। फिर ये कि एक तो फैसला करना है चेयरमैन किसने बनना है, एक फैसला ये करना है कि कायदे ऐवान क्या होगा। देखिए 8 फरवरी से लेके अब तक नेशनल असेंबली बन गई, प्रोविंशियल असेंबलीज बन गई, वजीर आजम साहब तशरीफ बराजमान, कैबिनेट आपकी बन गई, सदर पाकिस्तान अपनी जगह पे मौजूद, और अब सेनेट के इलेक्शन भी परसों हो जाएंगे जी। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपके इलेक्शंस का जो साइकिल है वो पूरा हो गया। अब क्या ये सारा साइकिल जो पूरा हुआ है, क्या ये कुछ इस तरह की सूरत हाल डेवलप होगी कि अवाम की भलाई के बारे में कोई बात होगी? टू बिगिन विद, क्या पार्लियामेंट में इजलास हुआ करेंगे कि नहीं? सेनेट को छोड़ें, क्या नेशनल असेंबली और सेनेट अपना अपना किरदार अदा करेगी कि नहीं? मुझे लगता है अंडर द सर्कमस्टांसेस, जबकि अपोजिशन जो है उस तरफ खान साहब का बस वो यही लगा हुआ है कि स्पोक्स पर्सन किसको होना चाहिए। 3 स्पोक्स पर्सन बनाए जा रहे हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए कि जेल में मुलाकात करनी है तो कौन आएगा कौन नहीं आएगा। ऊपर से उनके KP के जो हमारे वो हैं चीफ मिनिस्टर साहब, उनको वारंट पे वारंट इशू हो रहे हैं। तो होगा क्या? ये इसी तरह से कंपनी चलती रहेगी। और जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि सेनेट के इलेक्शन के बाद अगर आपको कोई ब्रेकिंग न्यूज़ मिलेगी तो वो ये होगी कि आपकी कैबिनेट के मेंबरान की तादाद बढ़ गई है। इसके अलावा अगर कोई अच्छी खबर मिलेगी तो मैं ज़ाती तौर पे उसको बोनस के तौर पे लूँगा। ठीक है साकिब, KP में सेनेट इलेक्शंस के हवाले से अब क्या इस वक्त सूरत हाल है, क्या अपडेट आ रही है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो ये कह चुका है कि अगर हलफ ना दिलवाया गया तो वहाँ पर तो इलेक्शन नहीं होने वाला। एक तो KP में 11 जो है वो नशिस्तें हैं, जिसमें अगर हलफ नहीं उठाया जाता और सेनेट इलेक्शन हो जाते हैं तो PTI को मिलेंगी 10। अगर 11 नशिस्तों पर इलेक्शन होता है और हलफ उठा लेते हैं वो इलेक्शन से पहले, तो फिर इनको 5 कंफर्म है और 6 नशिस्तें जो है वो इनको मिल सकती हैं PTI को, और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको 4 जो है वो नशिस्तें मिलेंगी। ये सूरत हाल है। इलेक्शन कमीशन ने ये वाज़े किया है कि हमें आखिरी जो है अरबा फिर यही करना पड़ेगा कि सेनेट इलेक्शन KP में जो है वो मुलतवी कर देंगे। और ऐसा लगता है कि जो PTI है वो इसी पे ही है अभी कि हम हलफ नहीं उठाएंगे, और जो इलेक्शन कमीशन है उसका फोकस है, और ऐसा लगता है कि मामला KP में सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने तक भी पहुंच सकता है। ओवरऑल जो बात की जाए तो 48 नशिस्तों में से 18 आगे भी आप कीजिएगा बात, लेकिन ज़रा मुझे यहाँ पे कन्फ्यूजन मेरी दूर कर दीजिए कि अगर इस वक्त नहीं होते, इलेक्शन मुलतवी हो जाते हैं, तो फिर क्या तरीक़ेकार होता है? उसके बाद रीस्केड्यूल होता है, अगर फिर भी हलफ ना लिया गया तो फिर किस तरह से आगे बढ़ेगा? जी रीस्केड्यूल होगा। रीस्केड्यूल जो है वो इलेक्शन कमीशन दोबारा से स्केड्यूल जारी करेगा। अच्छा। मुलतवी थोड़े अरसे के लिए होंगे, और वो यकीनी तौर पर PTI को अल्टीमेटली, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दे रखा है कि ये आप इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि अगर पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर PTI नहीं मानती तो कल फिर वो ये नहीं कहेंगे कि जो स्पीकर कौमी असम्बली जो है उनको किसी कोर्ट ने ऑर्डर किया तो उन्होंने नहीं माना, तो वो खुद भी नहीं मान रहे ना। तो इसलिए ये अगर मुलतवी हो जाते हैं तो फिर रीशेड्यूल होंगे ये सारे इलेक्शन। ओवरऑल 48 नशिस्तों में से 18 नशिस्तों पर बिला मुकाबला जो है वो जीत चुके हैं उम्मीदवार, और इसमें 30 नशिस्तों में 59 जो उम्मीदवार जो है वो कल 2 अप्रैल को ये इंतखाबात में लेंगे
इलेक्शन लड़ेंगे। इसमें सबसे दिलचस्प जो बात है वो है बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान में 65 जो है वो मेंबर हैं सूबाई असम्बली के, वहाँ एक सेनेटर बनने के लिए 6 से 8 वोट दरकार होते हैं, जो पूरे मुल्क में सबसे कम है। पंजाब में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद केपी और सिंध है, और उसके बाद बलूचिस्तान जो है वो सबसे कम होते हैं। इसीलिए वहाँ पे ये एलिगेशंस आते थे कि पैसा बहुत ज़्यादा चलता है। और अब की बात जो है वो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने शायद इस तासुर को ख़त्म करने के लिए मुतहिद होकर ये काम किया। मुस्लिम लीग नून ने, और इसके अलावा जो पीपल्स पार्टी है और नेशनल पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और जमीयत उलमाए इस्लाम, इन तमाम ने, अवामी नेशनल पार्टी के तो जो है उनको पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया है, इन तमाम ने मिलकर मुत्तफ़िका बिला मुकाबला जो है वो सारे जो वहाँ पे मुंतखब करा दिए हैं सेनेटर। ये 11 हैं टोटल, जिनमें नून लीग के 2 हैं, पीपल्स पार्टी के 1 हैं, नेशनल पार्टी के 1 हैं, अवामी नेशनल पार्टी के 1 हैं, और जमीयत उलमाए इस्लाम जो है उनके 1 हैं। और अनवारुल हक काकड़ साहब जो है उनको तोहफ़ा जो है वो बतौर मतलब आज़ाद वो जीते हैं, बलूचिस्तान से वो आज़ाद जीते हैं। और इनमें इंटरेस्टिंग ये है कि बलूचिस्तान का रुख हमारी जो टॉप के जो लीडरशिप है वो रुख करती है, क्योंकि वहाँ एक तो जनरल इलेक्शन जो होता है कौमी असम्बली के लिए, वहाँ पे भी वोट क्योंकि आबादी कम है तो वोट बहुत कम मिलते हैं। मतलब अगर पंजाब की बनिस्बत अंदाज़ा लगाया जाए कि अगर यहाँ के MNA 1,20,000 ले रहा है, तो वहाँ हो सकता है 20-25 हज़ार में एक MNA बन रहा हो, 30,000 में बन रहा हो। तो मौलाना जो है, मौलाना फजल रहमान, वो अपनी नशिस्त तो हार गए लेकिन पशीन में जीते हैं, मतलब वो बलूचिस्तान से MNA बने हैं। इसी तरह अहमद वली खान खैबर पख्तूनख्वा से तो हार गए, लेकिन वहाँ पीपल्स पार्टी की सपोर्ट लेके अपना वोट वहाँ पे कन्वर्ट करा के और बलूचिस्तान से जो है वो सेनेटर बन गए हैं। तो ये एक दिलचस्प जो है वो वहाँ पे पहलू है। फिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने फोकस किया है सेनेट पे, क्योंकि उनको पता है कि आगे किसी किस्म की कोई तरमीम, कोई लेजिस्लेशन, कानून साजी के लिए उनको सेनेट में ज़्यादा से ज़्यादा अगर उनकी नशिस्तें होंगी तो वो जो है वो आसानी से जीत सकते हैं। फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अपने MNAs पर भी नहीं होता। उसकी मिसाल ये देख लें कि 2 मार्च को जो वज़ीर आला हैं बलूचिस्तान के, उन्होंने 2 मार्च को हलफ लिया है और आज तक वो उनका काबीना नहीं बनाई। काबीना इसलिए नहीं बनाई, हो सकता है जिनको वजारतें ना मिले वो वोट किसी और तरफ दे दें। तो ये सारा सिनेरियो है, उसमें बहरहाल ये अच्छी बात है जो भी हुआ कि वो बिला मुकाबला बन गए, कम से कम वो इल्ज़ाम तो नहीं लगे। हॉर्स ट्रेडिंग वाले मामला अब नजर नहीं आया। नाज़रीन का सिलसिला जारी है, वक्त पर ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात अब ऐसा फिनोमेना नहीं रहा है जिसको विटनेस करने के लिए हमें कुछ साल इंतज़ार करना पड़ेगा। ये इस वक्त हमारी आंखों के सामने तेज़ी से तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। बलूचिस्तान में सैलाब की अगर बात की जाए, दिसंबर जनवरी में शुमाली इलाकों में बर्फबारी नहीं हुई, खुश्क पहाड़ नज़र आते रहे। सारी सर्दी पंजाब में स्मॉग की जहरीली तह जमी रही। कराची में मार्च के महीने में कम अज़ कम 19 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, जो बहुत एबनॉर्मल है। फिर मार्च के आखिर में नॉर्थ में बर्फबारी हो रही है, पंजाब में बारिशें हो रही हैं। ये सब बहुत ज़्यादा अलार्मिंग महसूस होता है। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में एक इजलास भी हुआ है, जिसमें वज़ीर आज़म ने मौसमियाती तब्दीलियों से पैदा होने वाले मसाइल की निशानदेही की और उनसे निपटने के लिए एक कमेटी भी तश्कील देने की हिदायत की है। नज़मुल साकिब साहब, क्या अब वक्त आ गया है कि इसको सीरियसली देखा जाए? मगर साथ ही सवाल ये भी कि क्या पाकिस्तान अकेला इस पर कुछ कर सकता है? देखिए, वक्त तो बहुत पहले से आया हुआ है कि क्लाइमेट चेंज को आप सीरियसली लें, लेकिन आई एम सॉरी, आई एम अफ्रेड कि पाकिस्तान में जो है वो इसका तो अभी तक सही तरह से समझ ही नहीं है। अगर मैं पूरे पाकिस्तान में देखूँ ना, तो क्लाइमेट चेंज के जो बेसिक कॉन्टूर्स हैं या उसके जो मसाइल हैं या उनका जो हल है, उनको समझने वाले मैं अपनी इन 10 उंगलियों पे गिन सकता हूँ। उसका अंदाज़ा ये लगाइए कि जो सरकारी तौर पे आपकी मिनिस्ट्री इसको ज्वाइन करती यानी डील करती है जी, उसके तो नाम ही बदलते रहते हैं। कभी वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट थी, अब वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज है। आप किसी से पूछिए वहाँ की मिनिस्ट्री से, किसी जॉइंट सेक्रेटरी से, कि ये बताइए कि फॉसिल फ्यूल्स के जो असरात हैं वो पाकिस्तान पे क्या पड़ रहे हैं। हमारे पास तो टॉकिंग पॉइंट ही एक है कि देखिए जी 1% जो है ना वो हमारी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन हम दुनिया के जो पहले 10 है ना उसमें आते हैं। एक ये टॉकिंग पॉइंट है हमारे पास जो हम हर जगह इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ये है कि जो अब आपके सैलाब आते हैं, आप चंदा तो मांगते हैं, आप जाके जिनीवा में भी ये कॉन्फ्रेंस करा लेते हैं, पैसे भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो हमने करना है
देखिए, जब दुनिया कहती है ना कि इतने पैसे जो हैं वो हम आपके लिए एलोकेट करते हैं, तो आपने उसके कॉरस्पॉन्डिंगली प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, उनको बताना होता है जी कि ये जो पैसे आप देंगे हम ये हैं प्रोजेक्ट्स और इसकी फीजिबिलिटी आप पेश करते हैं। वो आप करते नहीं हैं और बाद में आप आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं और ये कहते हैं कि जी वो पैसा उन्होंने नहीं दिया। बाबा इसलिए नहीं दिया कि आपने वो प्रोजेक्ट नहीं बनाए हुए। कहने की बात क्या है, लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में जब भी कोई बात होगी तो उसमें ये होगा कि जी हमें कितने पैसे मिल रहे हैं। अच्छा, जो बाहर जो दुनिया देख रही है है वो देखती है कि जब हम आपको देते हैं क्लाइमेट चेंज के सिलसिले में पैसे, तो आप उसको किसी सड़कें बनाने वाले प्रोजेक्ट में डाल देते हैं। सही बात। तो हम आपको क्यों दें? इस वक्त मुसीबत ये पड़ी हुई है कि आपके अगले सैलाब, अल्लाह माफ करे, खुदा न खास्ता जो आने वाले हैं उसके लिए क्या करेंगे। आपने जो संजीदगी का लफ्ज इस्तेमाल किया ना रामीन जी, ये इसमें बॉटम लाइन है। पाकिस्तान को संजीदगी से सोचना है कि ये मसला सिर्फ बातों का नहीं है, वाकयातन हमारे ग्लेशियर्स, हमारा माहौल, हमारा धुआं, मेरा लाहौर, ये सारा कुछ जो है इस क्लाइमेट चेंज की जद में है। तो कम से कम इसकी तरफ कोई एक यानी अमल करने के लिए, इसको देखने के लिए कोई पॉलिसी ही मुरतब कर ली जाए। बिल्कुल सही बात है। राव खालिद साहब, वही बात है कि ये मामला सिर्फ बारिशों और ये हवाई चीज़ों तक तो नहीं ना महदूद, क्योंकि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, फिर सैलाब आ रहे हैं, उसके बाद फूड शॉर्टेज का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये कहा जा रहा है कि गर्मियों में उतना पानी नहीं आएगा नीचे क्योंकि ग्लेशियर्स में बर्फ़ ही नहीं आई है। ये तो बहुत डीपली रूटेड मसले हैं। आप समझते हैं कि पॉलिसी साजी इस पर उस तरह हो रही है जिस तरह इस वक्त की ज़रूरत है? जहाँ तक तो ग्लेशियर्स का ताल्लुक है, वो हम पॉलिसी साजी कर भी ले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो बेल्टिंग है ग्लेशियर्स की 80% वो तो इंडिया और चाइना की वजह से है। अच्छा। हमारा तो उसमें कंट्रीब्यूशन उस तरह से नहीं है। हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये है कि हम अपने जो बड़े अरसे से हम लगे रहे, हमने किया कुछ नहीं, जो हमारे रिजर्वायर्स हैं, वाटर रिजर्वायर्स, उनको हम बढ़ाते। जैसे हमारे कम से कम 145 MAF जो पानी आता है हर साल मुख्तलिफ़ सूरतों में, चाहे सैलाब हों, बारिशें हों, और हम तकरीबन हमारी कैपेसिटी है 14.5, यानी 1% आप कह लें उसकी, हम जो कह लें 13.6, 1% से भी कम हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं पानी को। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने रिजर्वायर्स बढ़ाने चाहिए। दासू अहमद डैम वगैरह बन रहे हैं, रिजर्वायर्स आपके बनेंगे उसका। फिर चैनलाइज आपके जो रिवर्स हैं उनके चैनल प्रॉपर नहीं बनाए आपने, खुले पड़े हैं, पानी आता है कहीं भी निकल जाता है, उसको आप चैनलाइज करें। दुनिया भर में किया, यूरोप में किया उन्होंने, वो नेविगेशन करते हैं उसमें, अपने ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं। एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था वो नहीं किया गया उसके आपका सब सॉइल वाटर का लेवल भी ठीक होगा, उसके आपके दरियाओं की ये जो फ्लड वगैरह, ये इसका भी मसला हल होगा। तो जो जहाँ तक तो ये बारिशों और फ्लड का ताल्लुक है, वो तो हमारा उसमें कंट्रीब्यूशन है नहीं। वो 2022 वाला कहा जाता है जो फ्लड है, वो वर्स्ट एवर था, उस टिकेट का वर्स्ट एवर फ्लड उसको कहा जाता है। हमारे इख्तियार में जो है वो ये है कि इंडोर और आउटडोर पोल्यूशन जो है उसको हम कंट्रोल करें। आपको पता है आउटडोर पोल्यूशन से 20,000 और इंडोर पोल्यूशन से 26,000 लोग पाकिस्तान में मर रहे हैं। और भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान में ये जो हवाई आलूदगी है, इसकी वजह से एवरेज एज 5 साल कम हो रही है। बिल्कुल सही बात है। तो उसको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं कि ये फॉसिल फ्यूल की बात की रजीम साहब ने, उसमें हम कर सकते हैं कि फ्यूल का हम कहते हैं बड़ा अच्छा हमारा पेट्रोल हो गया है, लेकिन हुआ नहीं है, उसके आलूदगी उसमें उसी तरह से मौजूद है और हम उसमें कोशिश भी नहीं कर रहे। जी बिल्कुल ठीक है। साक़ी में जो मीटिंग हुई थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में क्लाइमेट चेंज को लेकर, इस पर किस तरह के डिसीजंस लिए गए हैं? इसमें जो मौसमियाती तब्दीली के हवाले से जो चैलेंजेस का सामना है, जिन चैलेंजेस का सामना है उन पर काबू पाने के लिए एक जो है वो वज़ीर आज़म ने अहकामात जो है वो जारी किए हैं उम्मी तौर पर। इसमें जो मौसमियाती तब्दीली की बात हो रही है, अगर कल की ही अगर हम बात करें तो पंजाब के इलाकों में जो ओले पड़े हैं बारिश के साथ, आप देखें कि वो भी एक मौसमियाती तब्दीली का मामला है कि मियाँ वाली और इन इलाकों में जहाँ पे गंदम जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है, तो ये भी एक फैक्टर जो है वो मौजूद है जहाँ पे एक ज़राअत का एक जो है वो बड़ा इन्हिसार है ज़राअत पर, जहाँ पाकिस्तान में और ख़ासतौर पंजाब की अगर बात की जाए तो ये भी एक मौसमियाती तब्दीली का एक फैक्टर है जो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा मुतासर कर रहा है। और पाकिस्तान जो मौसमियाती तब्दीली के मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान का जो है वो नाम भी आता है। इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ कि जंगलात के हवाले से
जो माजी में जो PTI की गवर्नमेंट ने बिलियन ट्री सुनामी के एक प्रोजेक्ट जो शुरू किया, उसमें बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई, काफ़ी चीज़ें उस पर आई कि उसमें खुर्द बुर्द भी हुआ, लेकिन मेरा ख्याल है ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक अच्छी एफर्ट थी और उसमें आलमी सतह पर उसको रिकग्नाइज भी किया गया कहीं ना कहीं। मतलब एक प्लस पॉइंट था उसमें। इसी तरह एक और जो एक तंजीम है, अगर जो मजहबी तंजीम है, लेकिन उनका काम जो है इस हवाले से उन्होंने किया है, वो मैंने रिसर्च की तो वो दावत इस्लामी जो है उन्होंने तकरीबन पिछले 3 साल में 42 लाख जो दरख्त हैं, वो पौधे जो हैं वो मुल्क भर में लगाए हैं, एक पूरी मुहिम चला के। और फिर वो सिर्फ लगाते नहीं हैं बल्कि उनकी जो है वो देखभाल भी करते हैं, ताकि उनको सिर्फ लगाना ही जो है वो मकसद नहीं है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइड है। तो मेरा ये ख्याल है कि मौजूदा हुकूमत ने अभी जो मीटिंग हुई है कल भी, उसमें भी यही बात हुई है कि जो चैलेंजेस हैं उन पर काबू पाने के लिए कोई मरबूत किस्म की जो पॉलिसी है वो वज़ा की जाए। क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री जो है उसको एक्टिव होने की ज़रूरत है, उसको किसी जगह जम करने की बजाय इसको अहम जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, वजारतें हैं, उनमें शामिल किया जाए और इस पर फोकस करके हम जो है वो इन चैलेंजेस पर काबू पा सकते हैं। ठीक है साकिब। अच्छा राव खालिद साहब, ज़ाहिर है स्ट्रैटेजीज़ बनाई जा रही हैं हुकूमत की तरफ से भी, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से प्लानिंग्स हो रही हैं, दिखाया जा रहा है। फिर वो बिलियन ट्री की बात की साकिब ने, ये बड़ा अच्छा मंसूबा था, इसको अच्छा समझा जा रहा था। आपको नहीं लगता कि इसको भी कंटिन्यू करना चाहिए करंट गवर्नमेंट को? देखिए, ये कंटिन्यू क्या करना चाहिए। ज़िया-उल हक के दौर से ये पौधे लग रहे हैं। पहले तो आपने पौधों की सिलेक्शन गलत की, सफ़ेदे के पौधे लगा दिए और उसने सारा पानी आपका जो है ना वो ख़त्म कर दिया, सब वाटर लेवल नीचे ले गया वो। उसके बाद से उस वक्त से लग रहे, आज तक किसी ने पूछा वो पौधे कहाँ गए, यानी 80 से लग रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा लें। तो अब तक तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान पूरा जंगल बन जाना चाहिए था, बजाय इसके कि जंगल बनता। मेरे अपने शहर के पास जंगल था बहुत बड़ा, शोरकोट सिटी और कैंट के दरमियान, वो ख़त्म हो गया। मैं वहाँ से गुजरता हूँ, मुझे पहली दफ़ा अक्रॉस द रोड बहुत दूर 2-2 मील तक चीज़ें नज़र आती है, वरना कभी वहाँ से गुजरते हुए 1 फुट तक 2 फुट तक चीज़ नज़र नहीं आती, इतना घना जंगल था वो। तो इसी तरह से मुख्तलिफ जंगलात जो पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी मौजूद थे। और एक सबसे जो बड़ा जो नुकसान हुआ है, जहाँ पे अभी PTI ने शुरू किया था, ये जो होता है ना रिवर के ऊपर जो कैचमेंट एरिया जिसको हम बोलते हैं, वहाँ से जो आपने दरख्त काटे हैं उसका इतना बड़ा नुकसान आपको हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि वो आपकी सिल्टिंग को रोकता था, पत्थरों को रोकता था, और बादल जब आते थे तो वहाँ बारिश शुरू हो जाती थी। अब वो पूरा साफ़ कर दिया गया है और टिम्बर माफिया जो है उसने तबाही फेर दिया वहाँ पर। बिल्कुल ठीक है। सवालात नाज़रीन आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमें दीजिए। हाफ़िज़।